नमस्कार। मैं पवित्रा देवी, सहायक प्राध्यापक हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बिरोड झज्जर से। और आज का जो हमारा विषय है वो है भारतेंदु योगी हिंदी कविता की प्रवृत्तियाँ। और ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारे बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। और आप सभी इस विषय को, जो हमारा भारतेंदु योगी हिंदी कविता की प्रवृत्तियाँ हैं, उनको सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कि हमारा जो विषय है, टॉपिक है हमारा कि भारतेंदु योगीन कविता की मुख्य विशेषताएं बताइए। कि भारतेंदु युग हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार कहा गया है। इस युग में भारतीय समाज और जीवन के मूल्य बदलने लगे थे। भारतेंदु योगीन साहित्य चेतना नवीन दिशाओं की ओर उन्मुख होने लगी थी। फिर भी इस युग में प्राचीनता के प्रति मोह और नवीनता के प्रति ललक देखी जा सकती है। भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, बाल कृष्ण भट्ट तथा बाल मुकुंद गुप्त आदि के नाम गिनवाए जा सकते हैं। इन समस्त कवियों के काव्य के आधार पर भारतेंदु योगीन साहित्य की निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। कि सबसे पहले हम हिंदी साहित्य के जो हमारे भारतेंदु युग की जो कविताएं हैं, कि सबसे पहले जो भारतेंदु युग है उनको आधुनिक योगीन हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये क्योंकि इनको प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारतेंदु के युग के माध्यम से ही हिंदी साहित्य में एक नवजागरण की चेतना हमारे समाज में देखी जा सकती है। इन्होंने प्राचीनता और नवीनता के प्रति समन्वय स्थापित किया है। अगर हम हिंदी साहित्य के जो हमारे भारतेंदु युग के जो कवियों की हम बात कर सकते कि भारतेंदु युग में हमारे कौन कौन से कवि थे। सबसे पहले जो हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त जो हमारे बद्री नारायण चौधरी हैं, प्रेमघन हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह तथा अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास और बाल कृष्ण भट्ट तथा बाल मुकुंद गुप्त हैं। भारतेंदु युग की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने नवीन दिशाओं की ओर उन्होंने नवीन चेतना को जागृत किया है। क्योंकि भारतेंदु युग से पहले जो हमारे देश पर मुसलमानों का और जो इस मतलब कि अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर जो आधिपत्य था, जो एक उन्होंने स्थापना कर रखी थी, नियंत्रण स्थापित कर रखा था, तो उन्होंने सामाजिक जागरण को लेकर, धार्मिक जागरण को लेकर, सामाजिक परिस्थितियों को लेकर उन्होंने नवीनता लाने का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है, योगदान दिया है उन्होंने। तो इनका जो बेजोड़ इन्होंने नवीनता और प्राचीनता का एक समन्वय स्थापित किया है सभी विभिन्न परिस्थितियों के बीच। तो इसी कारण इन्हें जो भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य में जागरण काल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि भारतेंदु युग ही आधुनिकता का एक प्रवेश द्वार इनको कहा जा सकता है। अब आता है इनका कि राष्ट्रीय चेतना। कि भारतेंदु युग के काव्य में राष्ट्र प्रेम का प्रमुख स्वर देखा जा सकता है। यह प्रेम एक ओर तो भारत के अतीत गौरव स्मरण दिलाता है और दूसरी ओर युगीन चेतना की ओर भी संकेत करता है। इस काल के कवियों ने प्राचीन गौरवशाली इतिहास और महापुरुषों के जीवन को आधार बनाकर भारतवासियों को जागृत करने का प्रयास किया है। कि जो हमारा भारतेंदु युग था उसमें जो मुख्य इनका जो वर्ण विषय की प्रधानता थी कि वो था राष्ट्रीय चेतना। कि इनके काव्य में राष्ट्रभाव की भावना देखी जा सकती है, राष्ट्र प्रेम देखा जा सकता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में, अपने काव्य संग्रह में, अपने साहित्य में इन्होंने सबसे पहला जो इनका जो मुख्य जो ध्यान उन्होंने जिस
विषय की ओर, जिस दिशा की ओर उन्होंने अपना ध्यान है वो जो लगाया है कि क्या है कि इन्होंने सबसे पहले कि जिस प्रकार अंग्रेज़ों का हमारे देश पर एक आधिपत्य था, नियंत्रण था, उन्होंने अधिकार कर रखा था, तो उन्होंने ऐसे काव्य संग्रह की रचना की है, ऐसे साहित्य की रचना की है कि एक और तो ये अतीत का भारत जो हमारा, इनका जो अतीत रहा है गौरवशाली रहा है, समृद्ध रहा है, और जो अंग्रेज़ थे उन्होंने यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित किए थे, वो यहाँ से वो जो एक उद्योग धंधों की जो उन्होंने स्थापना की थी, वो यहाँ से अपना कच्चा माल तैयार करके अपने देश में ले जाते थे और क्या है तैयार माल करके दुगने पैसे में हमें ही बेच देते थे। इस प्रकार से हमारा शोषण कर रहे थे। तो इसी प्रकार से उन्होंने ऐसी रचनाएं की, इसमें इन्होंने अतीत का जो भारत का अतीत रहा है वो बड़ा ही गौरवपूर्ण और समृद्धशाली रहा है। इसीलिए वो क्या है भारतीय जनता का जो कि इन दिशाओं में एक नवीन चेतना जागृत करना चाहते हैं कि फिर से क्या है हमें किसी देश का, कोई देश हमें बंधक ना बनाए, कोई हमें गुलाम ना बनाए। इसीलिए कि वो महापुरुषों को याद करते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी हैं, तो अन्य ऐसी विभूतियाँ हैं तो जिन्होंने हमारे भारतेंदु जो हरिश्चंद्र हैं उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने का, उज्जवल करने का भरसक प्रयास किया है। फिर उसके बाद आता है हमारा कि यद्यपि इस काल के कवियों ने अंग्रेज़ों की थोड़ी बहुत प्रशंसा भी की है, हालांकि अन्यत्र अंग्रेज़ों की दमन और शोषण वृत्ति का विरोध भी किया। इसीलिए तो कहा गया है भारतेंदु युग में राष्ट्रभक्ति की तलवार राजभक्ति के मयान में बंद थे, कि इन्होंने एक तरफ तो इन्होंने अंग्रेज़ों के ऊपर कटाक्ष किया है, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने जो अंग्रेज़ों ने हमारे देश के लिए उन्होंने सराहनीय प्रयास किए थे, कानून बनाए थे, तो कि जैसे कि विधवा को मतलब कि वही पुनर्विवाह है या फिर सती प्रथा पर उन्होंने रोक लगाई थी। तो ऐसे कई बिंदु है जिन्होंने उन्होंने अंग्रेज़ों की प्रशंसा भी की है। इसीलिए जो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो क्या है भारतेंदु युग में दिखाई देती है। उसके बाद आता है हमारा सामाजिक जागरण, कि भारतेंदु युगीन काव्य जनजीवन का काव्य है। इसमें नारी शिक्षा, विधवाओं के पुनर्विवाह पर बल दिया गया है। साथ ही इन्होंने बाल विवाह, अस्पृश्यता, ऊंच नीच, अंधविश्वास, धार्मिक संकीर्णताओं और आडंबरों का भी विरोध किया है। उन्होंने समाज में फैली हुई रूढ़ियों का खंडन करते हुए समाज में नवीन चेतना जागृत की है। भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु जी ने तत्कालीन सामाजिक दशा और उसके सुधार पर बल देते हुए लिखा है कि जो हमारा सामाजिक जागरण था भारतेंदु युग में, उस टाइम जो साहित्य लिखा जा रहा है वो जनजीवन का काव्य था, जनसाधारण से जुड़ा हुआ था, जनता की परेशानियों से वो रूबरू कराने वाला था। इसमें उन्होंने नारी शिक्षा पर बल दिया है, विधवाओं की जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है, उन पर भी उन्होंने बहुत ही प्रकाश डाला है। विधवाओं की जो वेदना होती है, जो दुख होता है, जो पीड़ा होती है, जो सिचुएशन को वो सहती हैं, उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह पर भी बल दिया है। उन्होंने अपनी ऐसे एक दृष्टिकोण को लेकर हमारे भारतेंदु युग में ऐसी रचनाओं को हम पढ़ते हैं। उस टाइम में बाल विवाह बहुत ज़ोरों शोरों पर चल रहा था और ऊंच नीच की भावना थी, जातिवाद था, लोग अंधविश्वासों से जूझ रहे थे, बाह्य आडंबर था, धर्म की आड़ में लोगों का किस प्रकार से शोषण किया जाता था, आडंबर रचे जाते थे। हमारे समाज में उस टाइम में बहुत सी ऐसी कुरीतियाँ, बहुत सी ऐसी रूढ़िवादिता फैली हुई थी, लेकिन उन्होंने ऐसी काव्य रचना करके हमारे जनसाधारण के लिए ऐसी भावों को, ऐसी स्थितियों को निरूपित किया है कि किस उस टाइम जो समाज था किस प्रकार से ऐसी कुरीतियों से जूझ रहा था, ऐसी विडंबनाएं थी, ऐसे दुख थे, ऐसी पीड़ा थी। तो सारी चीज़ों को उन्होंने देखा, समझा और हमारे हिंदी साहित्य में सामाजिक जागरण को वो लेकर आए हैं।
उसके बाद है जाति अनेनक करी नीच अरु ऊंच बनायो खान पान संबंध सबन सो वर्जी छुड़ाए, कि उन्होंने भारत दुर्दशा में किस प्रकार से अंग्रेजों पर कटाक्ष किया है कि जाति के नाम पर हमें बांट दिया गया है, नीच और ऊंच नीच की भावना से हम सब बंध गए हैं। किस खान पान संबंध सबन सो, हमारा खान पान तो एक है लेकिन फिर भी क्या है, ऐसी राजनीतियों द्वारा हमें एक दूसरे से दूर कर दिया गया है। उसके बाद आता है हमारा भक्ति भावना। इस काल के कवियों पर रीतिकालीन कवियों का प्रभाव भी देखा जा सकता है। भक्ति के क्षेत्र में इन कवियों ने निर्गुण सगुण और दोनों प्रकार की भक्ति को अपनाया है, लेकिन राम काव्य की अपेक्षा कृष्ण काव्य की अधिक रचना हुई है। इस काल की भक्ति भावना में कोई सैद्धांतिक रूप देखने को नहीं मिलता, केवल सहज भक्ति के उदाहरण देखे जा सकते हैं। अन्य देवी देवताओं और धर्मों के प्रति इन कवियों का दृष्टिकोण उदार था, कि जो हमारा रीतिकाल था उसमें किस प्रकार से भक्ति भावना की जाती थी, कि इसमें मान लीजिए राधा कृष्ण है या फिर और कोई रूपों को लेकर हमारे रीतिकाल में रचनाएं हुई हैं, तो उसमें बड़ी ही अश्लीलता सी दिखाई देती है, और वो क्या है, एक नारी को कामुकता के रूप में दर्शाते हैं, श्रृंगारिकता के भावना से वो जुड़ी हुई उनकी सारी रचनाएं होती हैं। लेकिन हमारा भारतेंदु युग में सभी इसमें निर्गुण पक्ष भी दिखाया गया है और सगुण पक्ष भी दिखाया, लेकिन उन भक्ति के अंदर भी क्या चीज़ें दिखाई देती है, क्या दृष्टिकोण दिखाई देता है, क्या वैचारिकता दिखाई देती है, कि क्या है इन दोनों रूपों के माध्यम से, दोनों पक्षों के माध्यम से, दोनों रूपों के माध्यम से वो हमारे समाज के लोगों में, जन काव्य में, जन साधारण में वो एक भक्ति भावना, एक राष्ट्रवाद की भावना, एक समाज कल्याण की भावना, इन कुरीतियों को दूर करने की भावना, वो सारी चीज़ें का एक बड़ा ही समन्वित रूप से बेजोड़ सा, अनुपम सा एक भाव दिखाई देता है। उसके बाद आता है कि अगर हम रीतिकाल की बात करते तो रीतिकाल में बहुत ही श्रृंगारिकता, घोर श्रृंगारिकता का वर्णन दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ के जो राजा आश्रित कवि थे, क्योंकि वो तो राजा को प्रसन्न करने में ही लगे रहते थे, क्योंकि अगर वो राजा प्रसन्न हैं तो उनकी जो जीविका उपार्जन है वो चल सकती है, अन्यथा नहीं। इसी लेकिन हमारा जो भारतेंदु युग है उसमें जो सारा जो भाव है, जो समस्या है, वो राष्ट्रवाद को लेकर है, समाज को लेकर है, धर्म को लेकर है, कि धर्म में भक्ति की आड़ लेकर किस प्रकार से लोगों का शोषण किया जाता है, हनन किया जाता है, गुलाम बनाया जाता है, पीड़ाएं दी जाती हैं। उसी प्रकार लेकिन हमारा इसमें हमारा भारतेंदु की, जब हम भारतेंदु की बात करते हैं तो इसमें ऐसी श्रृंगारिकता हमें देखने को नहीं मिलती है, बल्कि बड़ा ही मर्यादित रूप में उनका वर्णन किया जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा श्रृंगार भावना। भारतेंदु युगीन कवि काव्य में श्रृंगार भावना का चित्रण भी देखा जा सकता है। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी रचनाओं में प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग आदि में श्रृंगार की भावना की अभिव्यक्ति की है, परंतु भारतेंदु का श्रृंगार वर्णन रीतिकालीन कवियों के समान अश्लील और स्थूल नहीं है। उनके प्रेम वर्णन और श्रृंगार वर्णन में मर्यादा का पालन हुआ है। लेकिन ठाकुर जगमोहन सिंह के काव्य से एक उदाहरण देखिए कि किस प्रकार से अगर हम श्रृंगारिकता की, वही बात चल रही थी कि श्रृंगारिक की भावना, जो श्रृंगार की भावना है वो रीतिकाल से एक परिपाटी के रूप में, एक रीति के रूप में चली आ रही है श्रृंगार की भावना। लेकिन श्रृंगार एक मर्यादित रूप में भी हो सकता है, लेकिन रीतिकाल में श्रृंगार का बड़ा ही खुलेपन से वो चित्रण किया गया है, कि बार बार से वही क्या है, समाज से कोई सरोकार नहीं था, समाज में क्या चल रहा है उनसे कोई लेना देना नहीं था, और बल्कि क्या है, जो हमारे राजा लोग थे, सामंतवादी लोग थे, जमींदार की जो प्रथा से संबंध रखने वाले थे, जो शासक लोग थे, वो क्या है, श्रृंगार की भावना से ही लिप्त संलिप्त दिखाई देते हैं।
और जो हमारे राज्याश्रित कवि थे बेचारे उन्हीं के ही पद चिन्हों पर उन्हीं का ही अनुकरण करने वाले दिखाई देते हैं। अगर वो कहीं किसी और विषय पर भी रचना लिखना चाहते हैं तो वो नहीं लिख पाते, क्योंकि एक भूषण को छोड़कर वो राष्ट्रवाद की भावना वहाँ पर दिखाई देती है। अन्यथा जो भी हमारे कवि हैं रीतिबद्ध काव्य धारा के, वो सभी क्या है श्रृंगारिकता के भावना से वो जुड़े हुए दिखाई देते हैं। और क्या है, लेकिन हम भारतेंदु युग की बात करते हैं तो भारतेंदु जो युग है वो ऐसी अश्लीलता से भी दूर है और ऐसी श्रृंगार की भावना से भी दूर है। लेकिन श्रृंगारिकता का भावना का जो वर्णन किया गया है वो बड़ी ही मर्यादित रूप में किया गया है। मर्यादाओं को ध्यान में रखकर ही उसका वर्णन करना इन्होंने मुनासिब समझा है। और अब हम ठाकुर जगमोहन सिंह के काव्य की हम बात करते हैं। उनकी पंक्तियाँ जो लिखी गई हैं, अब यो उर आवत है सजनी, मिली जाऊं गरे लके छतियाँ, मन की करी भांति अनेकन हो, मिली कीजिए री रस की बतियाँ। कि किस प्रकार से इन्होंने वियोग की भावना को चित्रित किया है कि अब यो उरावत है सजनी, कि मेरा जो साजन है, जो मेरा पति है, मेरा प्रियतम है, कि अगर वो उरावत है, मेरे हृदय में आते हैं, मेरे पास आते हैं, कि मिली जाऊं, कि मैं क्या है, मैं उनसे दिल खोलकर अपने हृदय से उनको लगाना चाहती हूँ, मन की बातें करना चाहती हूँ अनेकनों, मिली कीजिए और रस की बतियाँ। और किस प्रकार से मैं अपने साजन के पास रहकर, उनके सानिध्य में रहकर, उनके पास रहकर वो क्या है रस से भरी हुई बतियाँ बातें उनसे करना चाहती हूँ। तो इन्होंने किस प्रकार से वो क्या है मर्यादित रूप में उन्होंने एक इस श्रृंगार का वर्णन किया है। उसके बाद आता है हमारा हास्य और व्यंग्य। इस युग के कवियों ने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विषमताओं तथा विसंगतियों का मजाक उड़ाने के लिए हास्य व्यंग से परिपूर्ण काव्य की भी रचना की है। तदर्थ इन कवियों ने पैरोडी, स्यापा, गाली और मुखरियों को भी अपनाया है। विशेषकर भारतेंदु हरिश्चंद्र पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने वाले पर करारे व्यंग्य किए हैं। समीधन, नए जमाने की मुकरी, मधुमास, इंद्र सभा आदि इनकी व्यंग्य प्रधान रचनाएं हैं। शराब पीने की लत पर व्यंग्य करते हुए भारतेंदु जी कहते हैं, मुँह जब लगे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करे मोहे करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। कि किस प्रकार से उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से इन्होंने एक व्यंग्य कसा है शराब पर, और किस प्रकार से उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विसंगतियों का भी उन्होंने उपहास किया है। इन विषयों पर बड़ा ही कटाक्ष और व्यंग्य कसा है। कि किस प्रकार से जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने के पक्ष में नहीं है। और अगर हम अनुकरण के पक्ष में नहीं हैं तो जैसे कि उन्होंने निज भाषा उन्नति है, कि किस प्रकार से वो हिंदी भाषा के महत्व पर अपनी एक दृष्टि दिखाते हैं कि निज भाषा उन्नति है, कि वो हिंदी भाषा की महत्व पर बार बार उनको प्रकाश में लाते हैं, उनकी महत्ता बताते हैं कि हिंदी भाषा के विकास के बिना हमारा जो देश है वो प्रगति, वो उन्नति नहीं कर सकता है। कि निज भाषा ज्ञान के, कि जो अपनी भाषा है अगर हमें उसका ज्ञान नहीं है तो क्या है मिटत नहीं कुसूल। कि जो हमारे हृदय में विभिन्न प्रकार की जो जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, भाव उत्पन्न होते हैं, प्रश्न उत्पन्न होते हैं, अगर हमारी भाषा ही हमें स्पष्ट नहीं है तो हम अपनी बातों को, अपने प्रश्नों को, अपनी समस्याओं को नहीं रख सकते हैं। इसीलिए जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो बार बार पश्चिमी सभ्यता के अनुकरण करने के पक्ष में नहीं है। कि किस प्रकार से उन्होंने एक शराब पर किस प्रकार से जो हमारी एक बहुत ही प्रासंगिक जो समस्याएं हैं वो बनी हुई है, कि जब ये जो मुँह जब लगे तब नहीं छूटे। कि किस प्रकार से जो अगर हमें एक लत पड़ जाती है, हमें आदत हो जाती है किसी भी चीज़ की, शराब की, तो क्या है ये क्या है जाति भी और मान भी और धन सब कुछ हमारा है वो लूट लेती है। क्योंकि व्यक्ति अगर बार बार शराब पिएगा तो उसकी मान मर्यादा का भी उसे लिहाज नहीं होगा, तो क्या है वो अपने परिवार को भी दुखी रखता है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं जो मानव जाति है वो उससे जूझती रहती है। पागल करे मोहे करे खराब, कि ये जो शराब है मुझे पागल किए जा रही है और मुझे बड़ा ही
एक जो मेरे जीवन को वो नष्ट करने में लगी हुई है। क्यों सखी साजन नहीं शराब की, जो सखी है ये शराब है, ये मेरे जीवन को खराब करने के लिए करने वाली है। इसीलिए है क्या है, ये जो शराब की जो समस्याओं का इन्होंने बड़ा ही बेबाक तरीके से चित्रण किया है। उसके बाद आता है हमारा रीतिकालीन प्रभाव। भारतेंदु योगीन काव्य पर रीतिकालीन प्रवृत्तियों का प्रभाव देखा जा सकता है। इस युग के कुछ कवियों ने राधा कृष्ण की लीलाओं को आधार बनाकर श्रृंगार काव्य की रचना की है, लेकिन रीतिकालीन में प्रभावित होने के बावजूद इस साहित्य में अश्लीलता देखने को नहीं मिली। यहाँ तक कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो श्रृंगारी काव्य रचना की है उसमें मासलता और अश्लीलता का अभाव है, बल्कि भारतेंदु प्रेम के आदर्श रूप की स्थापना की है। अगर हम रीतिकाल की वही बातें हमारी चल रही हैं कि जो हमारा हिंदी साहित्य का भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ हैं वो रीतिकाल के काव्य से बिल्कुल ही दूर दिखाई देती है, उस पर उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता है। अगर हम वही बात जो हमारी चल रही थी कि रीतिकाल में कृष्ण लीलाओं को राधा की गोपियों की लीलाओं का जो उन्होंने एक बड़ा ही श्रृंगारिकता की जो भावना का उन्होंने वर्णन किया है, लेकिन हिंदी रीतिकाल में ये सारी चीज़ें, वो सारा जो भाव है, वो जो सारी जो अश्लीलता है वो हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो हमारा जो भारतेंदु युग की जो कविताएं हैं, जो यह काव्य संग्रह है उनका, यह साहित्य है, वो क्या है, इसमें प्रेम का और श्रृंगार का बड़ा ही मर्यादित रूप में उनका वर्णन किया गया है कि उसमें हमारे रीतिकाल में तो बड़ी ही एक कामुकता दिखाई देती है, मासलता दिखाई देती है, अश्लीलता दिखाई देती है, लेकिन जब हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो हमारे काव्य का प्रवृत्तियाँ को जो हम पढ़ रहे हैं उन सभी चीज़ों की उसमें अभाव दिखाई देता है। अब आता है हमारा प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण में कि इस परंपरा में अधिकांश कवियों ने अपनी पूर्ववर्ती कवियों का ही अनुसरण किया है, लेकिन फिर भी इनका प्रकृति वर्णन अत्यंत स्वच्छंद बन पड़ा है। भारतेंदु की रचना बसंत होली तथा अंबिका दत्त व्यास की पावस पचासा आदि रचनाएं स्वच्छंद प्रकृति वर्णन से संबंधित है। इनमें प्रकृति चित्रण, आलंबन, उद्दीपन तथा मानवीकरण आदि रूपों में मिलता है, परंतु प्रकृति चित्रण के क्षेत्र में इन कवियों को अधिक सफल नहीं कहा जा सकता। कि प्रकृति वर्णन के जब हम चित्रण की बात करते हैं कि इन्होंने पूर्ववर्ती जो उन्होंने हिंदी साहित्य की जो शुरुआत है, आरंभ है, या फिर रीतिकाल में भी प्रकृति चित्रण का थोड़ा बहुत वर्णन किया गया है कि इन्होंने उनका अनुसरण किया है। लेकिन प्रकृति स्वच्छंद वर्णन की जब हम बात करते हैं, इन्होंने प्रकृति चित्रण में आलंबन भी है और उद्दीपन है और मानवीकरण का भी हमारे भारतेंदु युग की कविताएं की जो प्रवृत्तियां रही है उसमें भी हमें रूप देखने को मिलता है। लेकिन प्रकृति चित्रण में इन कवियों को जैसे छायावाद में प्रकृति चित्रण दिखाया गया है, वैसा छायावाद, वैसा प्रकृतिवाद की विशेषताएं, वैसा मानवीकरण वो क्या है, हमें भारतेंदु युग में दिखाई नहीं देता है। प्रकृति चित्रण में उन्होंने आलंबन जिसके कारण हमारे हृदय में जो भाव पैदा होते हैं, और उद्दीपन कि जैसे चांदनी रात है, तालाब है, नदियां हैं, झरना है, वो क्या है, हमारे भावों को और अधिक उत्तेजक कर देते हैं, उत्साहित कर देते हैं, और क्या है जिसके कारण जो हमारे जो भाव है वो एक बड़ी मात्रा में, बड़े रूप में, बड़े ही उत्तेजित दिखाई देते हैं। तो मानवीकरण भी इन्होंने प्रकृति के माध्यम से किया है, प्रकृति को माध्यम बनाकर अपने भावों की अभिव्यक्ति भी दी है। उसके बाद आता है हमारा भाषा प्रेम। भारतेंदु युग तथा उनके समकालीन सभी कवियों को अपनी मातृभाषा के प्रति अधिक लगाव था। भारतेंदु जी ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी में उच्च कोटि का साहित्य रचा और इसे जन साधारण में प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक प्रयत्न किए। निम्नलिखित पंक्तियों में उनका भाषा प्रेम दृष्टिगोचर होता है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। कि अभी हमने बात की थी
जब हम पाश्चात्य सभ्यता के अनुकरण की बात कर रहे थे तो वही जो मैंने पंक्तियाँ बताई थी कि निज भाषा उन्नति की, भारतेंदु जी या फिर उनके जो समकालीन कवि थे वो सभी के अपनी भाषा हिंदी भाषा के प्रति उनका बड़ा ही एक आदर भाव था और एक विशेष लगाव उनका रहा है। और उन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी साहित्य में, हिंदी में उच्च कोटि का साहित्य भी गढ़ा है, रचा है, समृद्ध किया है, उन्नत किया है और इसे जन साधारण में प्रचार प्रसार के लिए अनेक प्रयत्न भी किए हैं। तो वो हिंदी भाषा की महत्ता को दिखाना चाहते हैं, हिंदी भाषा की उपयोगिता को दिखाना चाहते हैं, हिंदी भाषा के भाव को दर्शाना चाहते हैं। इसीलिए उनकी जो कविता है निज भाषा उन्नति है कि वो बार बार निज भाषा उन्नति की अपनी भाषा के माध्यम से है, व्यक्ति है, वो समाज है और राष्ट्र है, वो उन्नति कर सकता है। बिन निज भाषा ज्ञान के, जब आपको भाषा का ज्ञान ही नहीं है, मिटत नहीं है को सूरत था, तो आपके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं, आपके विभिन्न मन में विशेष प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। अगर आपको भाषा नहीं आती है, आपको बोल नहीं पाते हैं, तो क्या है, अपने जो मन में जो आपके विचार हैं, जो प्रश्न हैं, आपको सामने वाले के सामने नहीं रख पाते और आप क्या है, आप पढ़ भी रहे हैं, अगर आपको उस भाषा में नहीं पढ़ाया जा रहा है तो आप क्या है, उस विषय को नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने हिंदी भाषा की महत्ता पर बहुत ही जोरदार रूप से उनका समर्थन रहा है। प्रभावशाली ढंग से उन्होंने हिंदी भाषा के ज्ञान को हमारे सामने चित्रित किया है। उसके बाद आता है हमारा यही नहीं, भारतेंदु जी ने अपने काव्य में हिंदी काव्य में खड़ी बोली और ब्रज भाषा सभी को स्थान दिया है। उन्होंने अपनी अधिकांश गद्यमयी रचनाओं के लिए खड़ी बोली को अपनाया और पद्यमयी रचनाओं में उन्होंने ब्रज भाषा को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया। आगे चलकर द्विवेदी युग में ही खड़ी बोली का विकास हुआ कि इन्होंने हिंदी में खड़ी बोली और ब्रज भाषा को भी स्थान दिया है। किस प्रकार से उन्होंने ब्रज भाषा में भी लिखा है और क्या है, खड़ी बोली में भी, और आगे चलकर हिंदी वेदी युग में खड़ी बोली का विकास हुआ है कि किस प्रकार से इन्होंने गद्य के लिए भी और पद्य के लिए भी भाषा को निरूपित किया है, उनका वर्गीकरण किया है। उसके बाद आता है हमारा इतिवृत्तात्मकता। यद्यपि भारतेंदु युगीन कवियों ने विभिन्न विषयों पर काव्य रचनाएं लिखी हैं, लेकिन इनमें न तो अनुभूति की गहराई है, न ही विचारों की गंभीरता है। ये कवि प्राय उपदेश देते हुए प्रतीत होते हैं। उनकी अधिकांश कविताओं में इतिवृत्तात्मकता देखी जा सकती है कि कुछ कवियों का तो कहना है कि भारतेंदु युग के समाज सुधारक अधिक थे और कवि कम थे। फिर भी इन कवियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है कि इतिवृत्तात्मकता का जो वस्तु वर्णन, उपदेश देना कि कुछ व्यक्तियों का, समाज के कुछ व्यक्ति ऐसे थे, समाज का कुछ वर्ग ऐसा था कि उनकी ऐसी सोच थी कि जो हमारा भारतेंदु युग के जो समकालीन कवि थे, उनका तो उनके अन्य व्यक्तियों के नज़रों में कि जो भारतेंदु युग था वो केवल समाज सुधार ज़्यादा था और उसमें काव्य की ऐसी उनमें योग्यता कम दिखाई देती है कि वो ऐसे गंभीर विचारों पर कविताएं तो लिखते हैं, ऐसी अनुभूति उनको दिखाई देती है, लेकिन जिस रूप को हमारा जो समाज का जो वर्ग है उसको तलाशने की कोशिश में था, वो जो पक्ष है, वो जो रूप है, वो उनको नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए इसमें भारतेंदु युग में इतिवृत्तात्मकता, उपदेश प्रधान ज़्यादा ही रचनाएं लिखी गई हैं। उसके बाद आता है हमारा छंद और अलंकार। भारतेंदु युगीन कवियों ने ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की। उनकी भाषा में कोमल कांत पदावली और ओजपूर्ण शब्दावली का प्रयोग देखा जा सकता है। इन कवियों ने प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों का भी सफल प्रयोग किया है। यद्यपि खड़ी बोली को भी इस युग में अपनाया गया है, लेकिन इसमें विशेष सफलता नहीं हुई। कि अगर हम भाषा, छंद और अलंकारों की बात करते हैं तो सबसे पहले
जो भारतेंदु युग में ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं लिखी गई है और उन्होंने बड़ी ही कोमलकांश पदावली का प्रयोग किया है जो विषय के अनुकूल है, प्रसंग के अनुकूल है। इन्होंने प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है, जिसके कारण जो भाषा है वो बड़ी ही सहज, सरल और प्रभावशाली दिखाई देती है। और इस युग में खड़ी बोली को भी अपनाया गया है। जहाँ तक काव्य रूप की हम बात करते हैं, काव्य रूप जैसे कि मुक्तक काव्य क्या है, प्रबंध काव्य क्या है, खंड काव्य क्या है, तो उन्होंने मुक्तक काव्य, छंदों से रहित काव्य की रचना, मुक्तक काव्य की रचनाएं की हैं। फिर भी जैसे कि अंबिका दत्त व्यास का कंसवध, अपूर्णता, प्रेम घन की मयंक महिमा इस युग की प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। जैसे कि प्रेम घन की मयंक महिमा इस युग की प्रबंध रचनाएं हैं। भारतेंदु युग की कविता में दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, हरिगीतिका, कवित, सवैया आदि छंदों का भी खूब प्रयोग किया गया है। कुछ कुंडलियां भी लिखी गई है। अलंकार प्रयोग में इन कवियों ने रीतिकालीन कवियों का कोई अनुकरण नहीं किया है। फिर भी अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा, संदेह आदि अलंकारों का इन्होंने यत्र तत्र प्रयोग किया है। कि इन्होंने छंदों का भी प्रयोग किया है और इन्होंने अलंकारों का भी प्रयोग किया है। अलंकारों का जिस रीतिकाल में जो प्रयोग किया गया था, लेकिन थोड़ा बहुत भी हमारे जो हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग की जो कविताओं की पृष्ठभूमि है, भारतेंदु युग के जो समकालीन कवि हैं, उन्होंने भी अपने साहित्य में, अपने काव्य रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग किया है। उसके बाद आता है हमारा कजरी, ठुमरी, लावणी छंदों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इन कवियों की कविता जनसाधारण से काफ़ी लोकप्रिय थी। कि इन्होंने भारतेंदु युग की जब हम बात करते हैं, क्योंकि वो नवजागरण से जुड़ा हुआ है, जागरण लेकर आना चाहते थे लोगों की सोच में, लोगों की मानसिकता में, किस प्रकार से जो हमारा जो समाज है वो संकीर्ण होता जा रहा था, शोषित होता जा रहा था, उनका पतन होता जा रहा था। तो सारी चीज़ें, इसीलिए जो उनकी काव्य रचनाएं हैं वो जनसाधारण से जुड़ी हुई है। वो जनसाधारण काव्य है, वो जनता के लिए लिखा गया था। उसके बाद आता है हमारा, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भाषा और भाव और भाषा दोनों दृष्टि से भारतेंदु युग के काव्य में प्राचीनता और नवीनता का संगम देखा जा सकता है। विशेषकर भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य रचनाएं इस युग की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। कि किस प्रकार से जो हमारा भारतेंदु युग रहा है वो किस प्रकार से जनसाधारण से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रवाद से जुड़ा है, भक्ति भावना से जुड़ा हुआ है, प्रकृति चित्रण से जुड़ा है और भाषा प्रेम से जुड़ा हुआ है, और किस प्रकार से वो इतिवृत्तात्मकता से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो हमारा नवजागरण है, जन जागृति की जो भावना है, शोषण मुक्त की जो भावना है, समाज के पूर्ण रूप से उत्थान की बात करते हैं, तो सारी चीज़ों का सारा जो निचोड़ है, जो सारा जो निष्कर्ष है, उसकी जो शुरुआत है वो क्या है, हम भारतेंदु युग में पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा विद्यार्थियों भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्तियाँ। आगे का जो टॉपिक है वो आपकी जब अगली कक्षा होगी तो उसमें हम करेंगे। आप सभी को नमस्कार।